लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डीन ने गुस्से में फैंग से कहा था कि आखिर तुम स्टूडेंट्स को कैटाकॉम्ब में भेजने वाले कौन होते हो। तब फैंग कहता है रूल नहीं बनाया तो क्या हुआ, हम बना देते हैं। अगर नॉर्मल इंसान वहां पर जा सकते हैं तो फिर स्टूडेंट क्यों नहीं जो कि फीस पे नहीं कर रहे। तब प्रिंसिपल कहते हैं फैंग बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा चलता रहा तो वो सब सिर्फ हमारे स्कूल का फायदा उठाते रहेंगे। जिसपे डीन पूछते हैं जो हम पिल्स का इंटरेस्ट ही बढ़ाने वाले थे उसका क्या हुआ। जिसपे फैंग बोलता है अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो एक स्टूडेंट को 20,000 पिल्स चाहिए, इस हिसाब से हमें पिल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और हमें अपने स्कूल को सेल्फ रिलायंस बनाना चाहिए ताकि हमें किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। फिर इस बात को लेकर डीन और फैंग के अंदर बहस होने लगती है। फैंग चाहता है उनका स्कूल कुछ पिल्स बनाए ताकि हर स्टूडेंट को सफिशिएंट पिल मिल सके, मगर डीन ये कहते हुए मना कर देते हैं कि गवर्नमेंट इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर फैंग अपने बातों से उन दोनों को राजी करके वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद डीन और प्रिंसिपल इस चीज को एक बार ट्राई करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बिना ट्राई किए उन्हें पता तो नहीं चलने वाला कि आखिर वो सब कितने कैपेबल है। अब हम सिटी का सीन देखते हैं जहां कॉमन लोगों को ऐसा फील होता है जैसा उनके ऊपर से फाइटर जेट जा रहा है, मगर वो फाइटर जेट नहीं बल्कि मास्टर होते हैं जो कि आसमान में उड़ते हुए कहीं जा रहे थे। इधर हम ओल्ड मैन को देखते हैं जिन्हें बाकी मास्टर ने अपने साथ नहीं बुलाया था। इस कारण से वो काफी गुस्सा थे कि मैं इतने कूल चीज का पार्ट नहीं बन पाया। फिर वो अपना पूरा गुस्सा फैंग पर निकालने लगते हैं। अब हम क्योटो का सीन देखते हैं जहां एजुकेशन मिनिस्टर और प्रिंसिपल के बीच में बहस हो रही थी। फिर एक कमांडर कैंग से पूछता है जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, हम कैटाकॉम्ब को गार्ड कर रहे हैं, इस कारण से पूरी सिटी सेफ है, मगर इसके बदले हमें क्या मिल रहा है, बस लोगों की मौत। हमारे सोल्जर सिर्फ मारे जा रहे हैं। अगर आप हमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो हम अपने स्टूडेंट्स को क्या जवाब देंगे। चलो कैटाकॉम्ब में जाकर पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सुनकर कैंग गुस्से में कहते हैं चुप हो जाओ, मगर वो सब शांत नहीं होते और उल्टा कैंग को सुनाने लगते हैं। तभी कैंग की साइड लेते हुए एक इंसान कहता है क्या तुम्हें मिस्टर कैंग के सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। जिस पे कमांडर कहते हैं इनका बेटा ही तो मरा है, इसमें बड़ी बात क्या है, मेरे भाई बहन और बच्चे भी तो मर गए हैं, मगर मैं तो सीन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं। तब कैंग कहते हैं प्रोसीजर को फॉलो करो और ऑर्डर आने तक का वेट करो, ऐसे ही तुम सब कुछ भी कदम नहीं उठा सकते हो। जिस पे प्रिंसिपल कहते हैं हम आपके ऊपर रूल फोर्स नहीं कर रहे, मगर हम भी तो हेल्पलेस है। कैटाकॉम्ब वापस से ओपन हो चुका है और हमारे स्टूडेंट बिना किसी वेपन और रिसोर्सेज के फाइट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता हम जिंदा भी बच पाएंगे और हमें पिल्स और वेपन बनाने और एक्सपोर्ट करने का परमिशन भी चाहिए। सिर्फ एरिया एक्सपेंड करने से कुछ भी नहीं होने वाला है और हमारे पास अच्छे टीचर भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमें 200 मिडिल रैंक टीचर भी प्रोवाइड करेंगे। मुझे पता है कि मैं ज्यादा कैपेबल नहीं हूँ, इसीलिए अगर आप चाहे तो मेरी जगह पर किसी और कैपेबल इंसान को चूज कर सकते हैं। ये सुनकर डीन और कमांडर सोचने लगते हैं ये बातें करने में बहुत अच्छा है और आसानी से किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेता है। जिसपे कैंग कहता है कि हमारा गोल सेम है, मैं मानता हूँ कि हमारी सोसाइटी में सबका योगदान सेम नहीं है, कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो कोई कम। तब प्रिंसिपल कहते हैं मगर हमारे स्कूल ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी रक्षा तो कर ही नहीं पाएंगे, फिर हम पूरी कंट्री को क्या ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे। कुछ लोग तो यूजलेस है, वो सिर्फ पीछे रहकर देखते रहते हैं और रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, उन्हें तो पता तक नहीं है उन रिसोर्सेज को लाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब हम पिल्स बनाने वाले कंपनी के सीईओ को देखते हैं जिसके ऊपर कमांडर सभी ब्लेम डालने लगते हैं। तब वो कहता है कि इज्जत से बात करो, जिस पर कमांडर भड़कते हुए कहते हैं ये सब तुम्हारे कारण से ही हो रहा है, तुम ही एविल पिल्स को कल्टीवेट करते हो ना। फिर उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस बढ़ जाती है और ये बहस लड़ाई तक आ जाती है। तब प्रिंसिपल चिल्लाते हुए उन दोनों को शांत करवाते हैं और कहते हैं अब फालतू की बकवास करना बंद करो और इन्हें 10 बिलियन तक का रिसोर्स दो, ये तुम्हारे पिल्स और बाकी चीजें बना कर देंगे। ये सुनकर पिल्स बनाने वाला कहता है ये अमाउंट तो बहुत ही कम है। ये सुनते ही कैंग उसके ऊपर भड़क जाते हैं, उसका ये रूप देखकर वो बंदा डर जाता है। इधर प्रिंसिपल और बाकी सब उन्हें कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक्स बोलकर वहां से खुशी खुशी निकल जाते हैं। इधर कैंग कहता है कि ये स्कूल बेस्ट स्कूल में से एक है और इसने बहुत कुछ किया है, इसीलिए तुम इन्हें पहली और आखिरी बार रिसोर्सेज दे दो, उसके बाद देख लेंगे हमें क्या करना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठकर अपनी तारीफ की पुल बांधे जा रहा था। तब जी उसे बताती है एक गुड न्यूज है, तुमने अपने सभी पॉइंट्स न्यू बच्चों को भेज दिया है जिससे 125 मिलियन मिला है, ये सब नए बच्चे और न्यू अनाउंसमेंट के कारण से हुआ है। तभी वहाँ पर के नाते हुए कहता है फैंग मेरा प्रॉमिस रिवॉर्ड कहाँ पर है, अभी तक मेरे पास नहीं पहुँचा है। तब फैंग कहता है इंतजार करो जब तक हमारा सोसाइटी अमीर नहीं बन जाता। वैसे हमारे पास
कितने पैसा है? तब किन कहता है कि हमारे पास 5 बिलियन फंड है, क्या ये भी काफी नहीं है? तब वो बोलता है अभी तो इनफ है, मगर उस कैटाकॉम के ऑफर का क्या? ये सुनकर किन उससे पूछता है क्या तुम इस ऑफर में इंटरेस्टेड भी हो? फिर किन फैंक को एनर्जी माइंस के बारे में बताता है। ये सुनकर फैंक की आंखों में तारे चमकने लगते हैं। ये देखकर किन परेशान होते हुए बताता है वहाँ पर हाई रैंक के क्रिएचर भी होंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ जाने के बारे में सोचूंगा भी? वहाँ पर वैसे भी हब गार्डन है, वो भी बड़े से बिल्डिंग में जो कि कैटाकॉम में है। क्या वहाँ पर कोई भी पावर हाउस नहीं रहता है? तुम चाहते हो मैं अपनी जान को खतरे में डालूं क्योंकि तुमने हब गार्डन को एक बार देखा था? तब किन बताता है मैं तो वहाँ से वोंग के साथ जा रहा था। अगर वहाँ पर पावर हाउस होता तो वो लोग हमें जान से मार दिए होते। तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि मैंने तो इस इंफॉर्मेशन के बदले तुमसे कुछ भी नहीं लिया। तुम्हें पता भी है मेरे इंफॉर्मेशन कितने वैल्यूएबल होते हैं। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है इस बंदे में दम तो है, ये कैटाकॉम में हजारों बार अंदर गया है। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट तो हल्का सा अंदर जाने से भी डरते हैं। फिर किन बताता है अगर वहाँ पर पावर हाउस भी होंगे तो ज्यादातर मिडिल रैंक होंगे क्योंकि उन हब्स का यूज हाई रैंक नहीं करते, तो उनका वहाँ होने का चांस ही नहीं बनता। और उन हब्स का प्राइस बहुत बढ़ गया है। अगर हम उन सभी हब्स गार्डन को कॉपी करके यहाँ पर कल्टीवेट कर ले तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने अभी अभी बताया वोंग को भी इस बारे में पता है। अगर वो पहले वहाँ पर पहुँच गया तो तुम बैठकर रोते रह जाओगे। तब फैंग उससे पूछता है जब तुम भागते हो तो तुम्हारा स्पीड क्या होता है? तब किन उससे इसके पीछे का रीजन पूछता है। तब फैंग बताता है ताकि मैं अपना और तुम्हारा कोऑर्डिनेशन चेक कर सकूं। ये सुनकर किन उसे बताता है कि वो 50 किलोमीटर आर के स्पीड से भाग सकता है। ये सुनकर तो फैंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम तो बहुत ही फास्ट भाग लेते हो, तुम तो बिल्कुल अमेजिंग हो अमेजिंग। और मनी मन हंसते हुए सोचता है मैं तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम्हारे से ज्यादा तेज भाग भी सकता हूँ और ज्यादा एनिमीज को भी मार सकता हूँ। फिर फैंग उससे कहता है अगर हम 4 या 5 लेवल के बंदों से एनकाउंटर करेंगे तो हमें उन्हें मिलकर मारना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम वहाँ से भाग जाओ। इस पे किन भी एग्री कर जाता है। फिर किन उससे कुछ और दिन का वेट करने को बोलता है ताकि वो अपना हाई रैंक कॉम्बैट टेक्निक को रेडी कर सके, जिसपे फैंग भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसे भी कुछ टाइम चाहिए था। फिर वो दोनों ही एविल स्माइल के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम फैंग को सरीना के पास देखते हैं जहाँ फैंग पूछता है क्या हम किसी और जगह पर जा सकते हैं, जिसपे सरीना कहती है नहीं यही बेस्ट जगह है, यहाँ का इन्वायरमेंट और बाकी सब बहुत ही बढ़िया है और यहाँ का एरिया भी ओपन है। ये सुनकर फैंग सोचता है जगह तो अच्छी है मगर पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करना सही नहीं रहेगा ना। फिर सरीना उसे एक पत्थर दिखाते हुए कहती है तुम वहाँ पंच की ट्रेनिंग कर रहे हो, देखते हैं तुम इस पंच पर थ्रो कर भी पाते हो या नहीं। ये सुनकर फैंग उस पत्थर पर एक पंच मार के उसे चकनाचूर कर देता है। तब वो कहती है तुम अपने पावर को अभी से ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। फिर वो फैंग को पंच थ्रो करके दिखाती है। उनका पावर बैलेंस होने के कारण से वो पत्थर उसी टाइम नहीं बल्कि कुछ देर बाद टूटता है। ये देखकर तो फैंग बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर फैंग उन्हें बताता है कैटाकॉम के हाई रैंकर्स तो इसे यूज ही नहीं कर सकते। तब वो कहती है जरूरी नहीं है कि सभी हाई रैंकर्स इस टेक्निक को यूज करे। मुझे याद है लास्ट टाइम उन लोगों ने तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन डैमेज कर दिया था और तुम्हें गेट के पास आने से भी रोका था। इसका मतलब ये है कि उन लोगों के पास उनका पूरा पावर नहीं था या फिर वो अपने फॉर्म में नहीं थे, इसी कारण से तुम जिंदा बच गए थे। फिर सरीना उसे बॉडी के अंदर गेट के बारे में बताती है जिसे क्लोज करना बहुत ही जरूरी होता है और ऐसा करते टाइम एक इंसान अपना पूरा वाइटलिटी और मेंटलिटी खत्म कर देता है। फिर सरीना उसे कहती है अगर तुम रैंक 5 पर भी पहुंच गए तो तुम मेरे एक ही पंच से मारे जाओगे, सिर्फ एक पंच से। उसके बाद सरीना उसे आज के लिए महापंच की ट्रेनिंग करने को बोलती है और बताती है मैं तुम्हें कल न्यू टेक्निक सिखाऊंगी। उसके बाद फैंग को कुछ बुक्स दिखाती है जिसे देखकर फैंग पूछने लगता है ये क्या है। तब सरीना उसे बताती है इस बुक के अंदर रॉयल टेक्निक है और इमोर्टल टेक्निक है जो कि रैंक 6 वाले ही कल्टीवेट कर पाते हैं। ये सुनकर फैंग बहुत ही शॉक्ड होता है और उस बुक को घूर घूर कर देखने लगता है। फिर वो पूछता है कि आपके पास ब्लड एरो के अलावा कोई और टेक्निक है, जिसपे सरीना कहती है हाँ मैंने इनविजिबल पंच क्रिएट किया है और ये लाइब्रेरी में भी है। फिर फैंग मनी मन सोचता है फालतू में मैंने ये सब पूछा, मुझे तो वैसे भी ओल्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करना है अभी के लिए। अब हम फैंग को देखते हैं जो अगले कुछ दिनों तक लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा था और दूसरी तरफ स्कूल में पिल्स और वेपन्स के फैक्ट्री एक्सपेंड करे जा रहे थे। रैंक 3 या 4 वाले अलग अलग जगह पर जाकर प्रैक्टिस कर रहे थे जिस कारण से मार्शल आर्ट्स की वैल्यू बढ़ने लगी थी और लोग ब्रॉडकास्टिंग टीम से उनका राइट खरीद रहे थे। इधर हम जी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थी। फैंग के आते ही पूछने लगती है तुम कहाँ पर थे और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मार्शल आर्ट सोसाइटी का एक भी प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आया। तब फैंग
फैंक कहता है मैं तो बस प्रैक्टिस करने गया था, क्योंकि अगर मैं वहां पर प्रैक्टिस करता तो मैं बहुत सारा पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर देता। मगर तुम मुझे ढूंढ क्यों रही हो? तब वो कहती है कि मैं तो नेशनल ऑक्शन रैंक फर्स्ट ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करने आई हूँ। ये टीवी 100 मिलियन में खरीदना चाहती है। तुम सही में अमेजिंग हो। वो सभी इतना हाई अमाउंट पे करने को रेडी है। ये सुनकर फैंक पूछता है डॉलर में या फिर पाउंड में, जिसपे वो कहती है आरएमबी में। ये सुनकर फैंक बोलता है वो 100 मिलियन आरएमबी में खरीदना चाहते हैं। उन्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ? उन्हें बता दो 100 मिलियन में सिर्फ उन्हें टीवी राइट मिलेगा, मीडिया इसमें इंक्लूड नहीं होगी। फिर वो बताती है दूसरे स्कूल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन करवाने वाली है, तो क्या हमें इससे अफेक्ट पड़ेगा? तब वो उसे बताता है इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट टाइम हम विनर्स थे इस कंपटीशन से और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, और आगे से कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो बाकी सभी मैनेज करने को। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ रैंक फर्स्ट वालों को अगले सेमेस्टर तक खत्म करने का। वो सिर्फ यहाँ पे रहकर रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें अपना लेवल अप करना ही पड़ेगा। तब जी बताती है कि रैंक फर्स्ट को तो बैकबोन बोला जाता है और हमारे स्कूल में 2000 से ज्यादा रैंक फर्स्ट पर है, वो एग्री नहीं करेंगे इस बात को लेकर। तब फैंक कहता है मैं टीचर से बात करता हूँ और तुम अपना कल्टीवेशन डिले मत करना। ये सुनकर जी उसे देखते रह जाती है और सोचती है मुझे ये बात अच्छे से पता है। इधर हम रैंक फर्स्ट वालों को देखते हैं, जिन्हें जब पता चलता है फैंक उन्हें साफ करने वाला है, तब वो सब बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और फैंक को डेविल बोलना शुरू कर देते हैं। इधर फैंक को बार बार छींक आ रही थी। तब फैंक कहता है कि वो स्टूडेंट मुझे याद कर रहे हैं, मुझे उनसे एक बार मिलना चाहिए। फिर फैंक ओल्ड मैन से पूछता है क्या यहाँ पर कुछ अच्छा इक्विपमेंट नहीं है? ये सब तो घिसे पिटे चीज है, क्या यहाँ पर कोई अच्छा सा वेपन नहीं है? हम इतने सालों से साइंस पर काम कर रहे हैं मगर अभी तक हम ऐसा कुछ नहीं बना पाए हैं। जिसपे वो कहते हैं कि ये सब स्पेस थ्योरी पर बेस है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करो। तब फैंक खुश होते हुए पूछता है क्या ये पॉसिबल है? जिसपे वो कहते हैं पता नहीं, मगर कैटाकॉम और यहाँ पर अभी तक ऐसी चीजें एग्जिस्ट तक नहीं करती, मगर ये दोनों वर्ल्ड को कुछ तो कनेक्ट करती है, तो हो सकता है इस बारे में हम जल्दी स्टडी कर ले। फिर फैंक ओल्ड मैन से कुछ पिल्स खरीदता है और हमेशा की तरह उनसे बहस करना शुरू कर देता है, जिस पर वो कहते हैं अगर तुम्हें कुछ नहीं खरीदना है तो यहाँ से जा सकते हो। फिर लास्ट में फैंग उसे खरीद ही लेता है, जिसपे वो उसे थैंक्स बोलते हैं। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है ये मेरे सामने क्यूट बनने का ट्राई क्यों कर रहे हैं। अब हम फैंग को देखते हैं जो एक विला खरीदता है, जो कि बहुत ही बड़ा और सुंदर दिख रहा था। उसे खरीदने के बाद फैंग को लगता है कि उसके पास अभी भी पैसे बचे हुए हैं, उस कारण से वो उन्हें घर को रिनोवेट भी करने के लिए बोलता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके वहां से निकल जाता है। बाहर आकर वो अपने डैड को कॉल करके बताता है कि उसने मैजिक सिटी में अपना एक घर खरीद लिया है, अगर आपको वहां पर नहीं रहना तो आप यहाँ पर आके रह सकते हैं। ये सुनकर डैड कहते हैं तुम्हें अपने सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी मदर और मैं कितने सालों से रह रहे हैं, अगर तुम हायर पोजीशन पे नहीं रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूखे मर जाएंगे। पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तुम्हारी सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर फैंग बोलता है मुझे पता है, और उसके बाद कॉल काटने के बाद फैंग सोचने लगता है अगर कैटाकॉम में ब्रेक थ्रू हो गया तो ये सबसे सेफ प्लेस होगा, इस कारण से मैं इसे खरीदा हूँ। अब हम किन को देखते हैं जो बहुत ही खुशी खुशी आ रहा था फैंग के पास और उसे बताता है कि अब मैं तुम्हारे रैंक पर पहुंच चुका हूँ। तब फैंग उसे याद दिलाता है जब हम पहली बार मिले थे तब तुम रैंक 3 पर थे और मैं रैंक फर्स्ट पर, मगर अब देखो तुम मुझे कैच कर रहे हो ना कि मैं तुम्हें। ये सुनकर किन का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में कहता है तुम बस इंतजार करो, मैं तुमसे पहले रैंक 6 पर पहुंच जाता हूँ। फिर फैंग उसे बताने लगता है कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। ये सुनकर किन गुस्से में बोलता है अब चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चला जाऊंगा। इधर फैंग अपने दोस्तों को बाय बोल के निकल जाता है। उसे देखते हुए फू कहता है पास्ट में हम सब टीम बनाकर लड़ते थे, मगर अब उसे देखो वो हमसे कितना आगे निकल चुका है, हमारे बीच में गैप भी बहुत बढ़ चुका है। तब जी फैंग की चिंता करते हुए कहती है मैं उम्मीद करती हूँ वो सेफली वहां पर पहुंच जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई नो वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो भाई मैच देखना तो बनता ही है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और हाँ कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी। ओके फिर बाय।